एवरी पति विल एग्री टू दिस, बीवी का पैसा जहर होता है। मतलब बिना कन्विक्शन के आप इतना बड़ा कॉर्पस उन 6 स्टॉक्स में एलोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यूजुअली माई स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कि पीई मल्टीपल जो होता है ना, पीई मेरे हिसाब से बुखार की तरह होता है। अगर किसी का पीई 8 चल रहा है तो वो पीई 8 क्यों चल रहा है, पहले आपको वो पता करना है। सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। इट नॉट ओनली गिव्स यू आइडियाज़, इट ऑल्सो हेल्प्स यू फिल्टर द आइडियाज़। इट इज़ द ओनली प्रोफेशन वेयर द कॉम्पिटिटर टेल्स यू कि ये मेरा आइडिया तू बता। करेक्ट, बाकी सब लोग छिपाते हैं। बाकी सब जगह छुपाएंगे, यहाँ पर सब बताते हैं कि यार ये मैंने ये लिया, तू देख के बता दे। ऐसे कैसे गिराए जा रहे हैं मार्केट। मैंने कहा भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, तुमने वो पीरियड नहीं देखा जब 70-70, 80-80% मार्केट गिरती है। अगर आप मार्केट से आउट हो गए तो आप मार्केट के बेस्ट डेज नहीं देख पाओगे। लोग ना बैंकिंग का रिजल्ट देखते हैं YOY, हाउएवर इट इज़ नॉट ए YOY इंडस्ट्री। अच्छा, खाली आई थिंक पहली इंडस्ट्री में सुन रहा हूँ जो YOY नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं विनीत भाटिया जी, जो कि एक फुल टाइम इन्वेस्टर है। आज हम जानेंगे इनकी थीसिस क्या है, इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, कैसे ये फुल टाइम इन्वेस्टिंग में आए, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इनकी जर्नी क्या रही है। सो विद दिस आई वेलकम यू विनीत, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। टू बिगिन विद, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग में आए और कैसे कोई भी जना इतना बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है कि फुल डिपेंडेंसी अपने पोर्टफोलियो पे रह के लाइफ टाइम निकाल सकता है। टू बिगिन विद, आई थिंक मैंने 1-2 पॉडकास्ट पहले भी किए हैं, मैंने अपनी जर्नी बताई है, तो मैं थोड़ा सा समराइज़ करके बताऊँगा। आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बोथ माई पेरेंट्स आर, दोनों पेरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब रिटायर्ड हैं। वेरी लो इनकम सैलरी ब्रैकेट, नॉट द एलीट गवर्नमेंट जॉब, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब। तो शुरू से ही हमारे घर में सुपर बजाज सुपर होता था, तो दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई हैव। एंड मैंने भी नौकरियां करी हैं। 2007 आई गॉट द फर्स्ट जॉब एंड ग्रेजुअली जॉब्स में प्रोग्रेशन हुआ। बट स्टॉक मार्केट में मेरे फादर का एक पोर्टफोलियो होता था शुरू से। ही वॉज ए ओरिजिनल इन्वेस्टर ऑफ रिलायंस एंड टाटा स्टील, विच यूज टू बी टेल्को अर्लियर। टाटा स्टील एंड टिस्को बोथ, टाटा मोटर एंड टाटा स्टील। तो पुराने शेयर्स पड़े थे उनके। जब 2001 में डीमैट कंपलसरी हो गया तो मैंने ही उनके शेयर्स डीमैट कराए, बिकॉज ही डिड नॉट हैड द टेक्नोलॉजी का नो हाउ। राइट। तो वो सब करवा के फर्स्ट ट्रेड जो मेरा एग्जीक्यूट हुआ 2001-2 में आसपास हुआ। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ इट्स वेरी इजी, एक क्लिक से पैसा आ रहा है। तो आई गॉट एन इंटरेस्ट इनटू इट। फिर बट मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, तो साइंस में ही मैंने BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री करी। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड और टेन्योर आई फाउंड कि यार इसमें स्कोप नहीं है, PhD करनी पड़ेगी, उसके बाद भी नौकरी पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। आई फाउंड द ग्रोथ रैम्प टू बी वेरी स्लो। तो आई थॉट कि यार फाइनेंस चलते हैं, एंड फिर MBA फाइनेंस किया। एंड इस दौरान बीच में MBA फाइनेंस में हमारे वहाँ पर एक स्मॉल म्यूचुअल फंड बन गया क्लास के अंदर ही। और एक ब्रोकरेज अकाउंट खोल के हमने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो हमारे डिफरेंट सेक्शंस थे, 8 सेक्शंस थे हमारे में। हमारा सेक्शन यूज टू केम एट द टॉप। एवरी 2-3 क्वार्टर्स, एवरी 3 months देयर वाज ए परफॉर्मेंस रिव्यू। तो हमारा ऊपर आता था। तो आई गॉट एन इंटरेस्ट कि यार अब तो हम कर सकते हैं। एंड उस म्यूचुअल फंड में आई यूज टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन देयर वर 2 more guys। सो सबसे सलाह मशवरा करके हम लोग इन्वेस्ट करते थे। ये सब होने के बाद पहली नौकरी लगी, एक्सचेंज में लग गई, विच वॉज ए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि हाँ कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली आई सॉ कि यार कितने कितने ड्रॉडाउन्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है। तो वहाँ से थोड़ा सा ये तो माइंडसेट बन गया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना है, कैश मार्केट ही करेंगे। आपने कुछ पैसे बर्न भी किए FNO में या बहुत फिर? बार शुरू के, मतलब आर्ट्स ड्यूरिंग आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2002 एंड ऑल। बट फॉर नेक्स्ट 10 years आई बर्नड अ लॉट, बिकॉज आई डिड टेक्निकल एनालिसिस। मेरे पास कॉल आती थी, मैं ले लेता था, किसी ने बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस देख के कर लिया, PE देख के कर लिया, बहुत सारे पॉलिसीज़ थे। तो धीरे धीरे करके वो मिटिगेट होते चले गए, बिकॉज जॉब्स में भी बहुत लर्निंग मिली। एक EY में जॉब मिली जिसमें मैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करता था। तो वहाँ से पढ़ के पता लगता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या गड्ढे होते हैं, रेड फ्लैग्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाते। रेड फ्लैग्स होते हैं, करेक्ट। वो पता लगा। फिर उसके बाद आई वेंट आउटसाइड इंडिया, एंड वहाँ पर मेरे को अच्छी सैलरी की जॉब मिली, एंड वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल था। तो मर्जर एंड एक्विजिशन के साथ साथ अब मेरे को ये भी समझ आने लग गई कि मैनेजमेंट से कैसे बात करनी है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है।
डेट फंडिंग रेस करते थे उसमें, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में समझ आ गई। इन सब चीज़ों को मिला जुला के ना एक स्ट्रैटेजी सी बनती चली गई धीरे धीरे, ग्रेजुअली। करेक्ट। अगर किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो उसे टाइम लगता है। मेरे पास नो हाउ नहीं थी, मेरे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, मुझे 8-10 साल लग गए वो नो हाउ बनाने में। आफ्टर दैट नो हाउ केम एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट 10 years वर वेरी गुड एंड इट गेव मी, मतलब ऐसा हो गया कि मेरी एनुअल सैलरी का समवेयर अराउंड 20-30 टाइम्स मेरे पास इकट्ठा हो गया, ओके, ये रिटर्न्स की वजह से हुआ होगा। बिकॉज ऑफ ऑल दीज लर्निंग्स विच आई Right. गॉट। ठीक है, और प्लस मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज मेरे पास सैलरी आ रही है। मेरा हमेशा से पिछले 10 साल से मेरा ये फंडा हो गया था कि जितनी मेरी सेविंग हो रही है 1 साल की, वो मैं एक स्टॉक में लगाऊंगा। ओके 1 साल की सेविंग, ओके, क्योंकि अगर वो डूब भी गई तो अगले साल वो सेविंग दोबारा बन जाएगी, करेक्ट। राइट। तो आप एग्रेसिव बहुत हो सकते हो तो अपने पोर्टफोलियो को व्हेन लेके। यू हैव ए रेगुलर कैश फ्लो यू कैन गो वेरी एग्रेसिव। करेक्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लूज़ करोगे अपनी ज़िंदगी का, बट यू कैन स्टिल हैव द चांस टू बिकम 3-4x और ऑफ स्टॉक का जीरो होने का प्रोबेबिलिटी इतना हाई भी नहीं होता है हाँ, कि कैश मार्केट में इतना हाई नहीं होता है Correct. इफ़ यू आर प्लेइंग इट वेरी सेफ विद ए साउंड नॉलेज Correct. एंड साउंड टेक्निकल्स। द ओनली थिंग लैकिंग, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था ड्यूरिंग माई दैट टेन्योर, वाज आई डिड नॉट हैड एनी सर्कल। ओके, मेरा सर्कल नहीं था, मैं आई वॉज ए लोनर, मैं अकेला ही सब करता था, अकेला ही सब पढ़ता था, और अकेला ही जो न्यूज़ में आ रहा है वो सब देख के मैं करता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना एक इन्वेस्टिंग सर्कल बनाना है। ओके, इट स्टार्टेड ऑफ इन 2021। सो 2020 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैं दुबई में काम करता था। आई केम बैक टू इंडिया क्योंकि माई फैमिली वॉज इन इंडिया, और उस टाइम कोविड वगैरह हो गया था, तो आई थॉट के फैमिली के पास वापस चलते हैं। आई डोंट वांट टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। ड्यूरिंग द कोविड क्रैश माई पोर्टफोलियो वॉज एनीवेज वेरी हाई बिकॉज ऑफ वन स्टॉक पोर्टफोलियो विच आई यूज टू हैव। मेरे पास 3 स्टॉक थे उस टाइम, ओके, तो एक स्टॉक में 40% था, एक में 20% था, और दूसरे में 40 था। तो 2 स्टॉक जो 60% वाले थे वो ज़ीरो हो गए, ओके, बिकॉज वन ऑफ देम वाज अनिल अंबानी शेयर, Oh. एंड इट वेंट 90% डाउन, and other stock gave me a subtle return of 20-25%, and the third stock which had a 40% allocation वो 10-12 गुना हो गया ओके, during the COVID fall. अब जब कोविड फॉल में एकदम से लिक्विडिटी आ गई मेरे पास, आई इन्वेस्टेड ऑल ऑफ दैट मनी इन दैट वेरी लो वैल्यूएशन, ओके, एंड विच गेव मी फर्दर अपसाइड। अपसाइड, राइट, तो वो लक कह लो, स्ट्रैटेजी कह लो, कुछ भी कह लो, आई वुड कॉल इट सेरेंडिपिटी। ये तो लक ही है कि मार्केट गिर रही है और मैं 10x पे बैठा हूँ, करेक्ट, ठीक है। बट उसके पीछे भी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी है, और मेरा कैश फ्लो भी बन रहा है, उस चक्कर में मैं कर पाया। बट कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है फाइनेंशियली फ्री होने का, सही बताएं तो। आप चाहें तो अपनी सैलरी का 70% सेव करके भी चल सकते हैं। अगर 2 पार्टनर कमा रहे हैं तो एक पार्टनर की सैलरी बची होनी चाहिए, दूसरे पार्टनर की 70% बचनी चाहिए। धीरे धीरे करके उसको इंडेक्स फंड में भी लगा सकते हैं। मतलब देयर आर मेनी वेज टू डू इट। आप एक कंपनी बना लो, उसको बेच दो किसी को। वन ऑफ माई फ्रेंड सोल्ड ए कंपनी, ही गॉट 25 CR, ओके, एंड दैट इज़ गुड इनफ टू लिव इन एनी सिटी इन इंडिया। राइट, उसको आप FD भी कर दोगे तो साल का 2 करोड़ ऐसे ही बन जाता है, करेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट इज़ देर आर n नंबर ऑफ वेज टू अचीव द सेम गोल। पॉइंट इज़ आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप उसी से ही अचीव कर पाओगे। अब मेरे को मार्केट में काम करना कंफर्टेबल है, मेरे को अच्छा भी लगता है, मैं बैठ के पढ़ भी सकता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है करने में, तो वो मेरे को चल गया। मेरा जॉब करने का मेरा मन शुरू से ही नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार मेरी माई वाइफ ऑल्सो हैज़ ए गवर्नमेंट जॉब, मेरी बीवी की भी सरकारी नौकरी, मेरे माँ बाप सरकारी नौकर रिटायर्ड, उनको सब छुट्टियाँ मिलती हैं टाइम से, मैं प्राइवेट नौकरी में, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती। तो मेरे को बड़ा दुख होता था यार, ये क्या चक्कर है, मेरे को नौकरी नहीं करनी। तो आपको एक साथ बहुत लंबी छुट्टी चाहिए थी आराम से काम से। तो प्लस आई ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर माई किड्स। मतलब मैं Right, जब that दुबई is में था, मेरे बच्चे तभी पैदा हुए थे, तो वो 3-4 साल जब मैं दुबई में था, मैंने उनका बचपन भी नहीं देखा। करेक्ट, वो मेरी वाइफ बीच बीच में आती थी, हम बच्चों को देख लेते थे तब, बट आई स्टिल फील के आई मिस्ड आउट ऑन दैट। तो अब आई फील के हाँ, आई वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम। करेक्ट। तो एक वो रीज़न भी है। पार्टनर का जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ आपको साइकोलॉजिकली डिफरेंस लगता है? जैसे आपका साइकोलॉजी इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, बट जैसे आप अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भी बना रहे हो तो उनका साइकोलॉजी कुछ अलग होता है, या फिर आपका साइकोलॉजी उन पर रब हो चुका है अब तक? देखो मैं सही बताऊँ, एवरी पति विल एग्री टू दिस, बीवी का पैसा जहर होता है। उसको ना तुम खा सकते हो और ना तुम रख सकते हो अपने पास, करेक्ट, ठीक है। तो
वेरी कंजर्वेटिवली इफ़ आई हैव टू इन्वेस्ट, मेरी बीवी का अगर मुझे पैसा लगाना है तो मैं उसे ऐसे तरीके से लगाऊंगा कि कम से कम मुझे ड्रॉ डाउन ना देखना पड़े। बेस्ट इज़ एफडी, करेक्ट। ठीक है। लेकिन अगर मेरे को मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहां मुझे एफडी से बेटर रिटर्न मिल सकता है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली लास्ट ईयर ओनली मैंने एचडीएफसी में उसके सारे पैसे लगा दिए थे, 100% एलोकेशन इन एचडीएफसी एट अ प्राइस ऑफ 1400 और समथिंग। मेरे को 20% आया, मैं निकल गया एचडीएफसी से। आई एम स्टिल सिटिंग ऑन ए कैश ऑन हर Okay. पोर्टफोलियो। करेक्ट। तो मेरे लिए तो ओके है, मैं 20% निकाल के 3 साल की एफडी के पैसे उसके निकल गए हैं, अब वापस से उसे एफडी कर दिया है। अब जब मन करेगा, जब लगेगा कि हाँ मार्केट में बहुत पिटाई हो गई है, तब लगा देंगे दोबारा, वो भी सेफ स्टॉक में लगाएंगे। तो ये सिर्फ वही कर सकता है, या तो मैं उसको एक म्यूचुअल फंड में डाल के छोड़ दूँ, कोई अच्छा म्यूचुअल फंड देख लूँ। मेरे को, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड में आज तक पैसे लगाए नहीं है, तो मुझे म्यूचुअल फंड की नो हाउ भी नहीं है। मेरे को जिस चीज़ की नो हाउ है मैं वही कर सकता हूँ, मैं वही कर लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आई एम वेरी श्योर आपको स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में सीखने का भी बहुत इंटरेस्ट होगा। सो कब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है, कब फेली वैल्यूड है, कब आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए, कब आपको मार्केट से पैसा निकालना चाहिए, ये सभी चीज़ आप एक प्रॉपर मेथड के साथ सीख सकते हैं। सो हमने एक कोर्स बनाया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के ऊपर, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट रेशोज मार्केट के अराउंड कवर किए हैं, चाहे वो पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, पेग रेशो हो, केप रेशो हो। उसी के साथ साथ हमने फॉरेन फ्लोज के बारे में भी डिस्कस किया है कि कब फॉरेन फ्लोज मार्केट्स में आ रहे हैं, कब फॉरेन फ्लोज मार्केट से जा रहे हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। एंड एट द वेरी सेम टाइम इस कोर्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें बता सकते हैं कि हाँ मार्केट शायद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, उनके बारे में भी डिस्कस किया है। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट करें। और मीनवाइल चलिए हम इस वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। राइट। और जैसे आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में 3 से 6 स्टॉक के बीच में, जैसे कोविड के टाइम पे 3 थे, अभी जैसे हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे तो आपने बोला 6 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। तो जब इतने कॉन्सेंट्रेटेड हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट यू नीड ऑन दो 6 स्टॉक्स शुड बी वेरी हाई। मतलब बिना कन्विक्शन के आप इतना बड़ा कॉर्पस उन 6 स्टॉक्स में एलोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कन्विक्शन आप लाते कहाँ से हो, किस तरह की स्टडी करते हो आपको स्टॉक के पीछे, हाउ डज दैट वर्क? सो यूजुअली माई स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कि पिटा हुआ शेयर होना चाहिए, ओके। मोमेंटम वाला शेयर नहीं होना अच्छा, चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टर की तरफ वैल्यू इन्वेस्टिंग inclined की हो। तरफ जाता हूँ मैं हमेशा से ही। ओके। तो अगर मैं कभी कोई शेयर उठाऊंगा भी तो यूजुअली वो या तो 10 टाइम्स कैश फ्लो ट्रेड कर रहा होगा, ओके। तो या प्राइस टू फिर सीएफ देखते हो आप एक रेशियो? प्राइस टू आइदर फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो। ओके। या तो वो हो चल रहा होगा, या फिर कोई ऐसा शेयर जिसमें हिडन वैल्यू है, कोई जो मार्केट अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देर आर सम प्रॉब्लम्स विद द प्रमोटर, या फिर कुछ टर्न अराउंड है, तो वो यूजुअली इग्नोर्ड स्टॉक्स होते हैं और मेरी पोजीशंस भी बहुत धीरे धीरे बनती हैं। फॉर एग्जांपल आई टेल यू वन नेम जो मैंने 3 साल पहले लिया था, वो भी पीटे हुए दाम पे लिया था। एक शेयर था बर्गर किंग करके, वो आई थिंक मेरे इन वन ऑफ माई पॉडकास्ट आई ऑल्सो डिस्कस दैट। वो मेरे को मिल रहा था ऑन द 2 टाइम्स द केपेक्स ऑफ द स्टोर। ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द मार्केट कैप पर स्टोर, तो वो मेरे को केपेक्स के 2 टाइम्स पे मिल रहा था। ओके। एक बंदा जो अपना स्टोर लगा रहा है, पूरी मेहनत लगा रहा है 10 टाइम्स एबिटा बनाने के लिए, 10% एबिटा बनाने के लिए, उसके लिए तो बहुत मेहनत का काम, मेरे को तो बस बटन दबाना है ना, तो उसके लिए मैं 2 टाइम्स केपेक्स देने को तैयार हूँ। ठीक है, अब वो स्टॉक, बाकी सारे जो शेयर हैं जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं बर्गर किंग के, बर्गर किंग वॉज ट्रेडिंग एट 6-7 करोड़ पर स्टोर एंड अदर कॉम्पिटिटर्स वर ट्रेडिंग एट 22-23 करोड़ पर स्टोर। तो मेरे को डाउन साइड वहाँ से कम लगी। ठीक है, बट ग्रेजुअली ओवर 2 years it did not made me any return during the raging bull market which we had seen. तो बुल मार्केट में भी मेरे को पैसा नहीं बना, लेकिन इतना तो बन गया कि मेरी 15% की कैगर आ जाए। एंड ड्यूरिंग रिसेंटली ओनली, आई थिंक अक्टूबर ओनली, आई एग्जिटेड बर्गर किंग, बिकॉज मैंने जब देखा कि उनकी थीसिस चेंज हो रही है, मेरी थीसिस जो मैंने बनाई थी वो चेंज हो रही है। दे वर टेकिंग लॉट ऑफ डेट बिकॉज ऑफ देयर इंडोनेशिया सब्सिडरी, तो बहुत सारा पैसा इंडोनेशिया में जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट ही इतनी बढ़ जाएगी, दे विल हैव टू रेज ए फर्दर इक्विटी। अक्टूबर में ये मैंने डिसाइड किया, आई सोल्ड इट एट 110, आई सोल्ड इट, एंड come December they have announced a raising of equity and the thesis is still the same, जो मैंने सोचा था वैसा हो रहा है, and I got saved and the stock is still trading around 70-72 bucks. तो मेरे को अच्छी एग्जिट मिल गई, बट पीपल हु आर नॉट ट्रैकिंग एंड जो सिर्फ पॉडकास्ट सुन के या कुछ और समझ के या कुछ और ट्विटर पढ़ के या न्यूज़ पढ़ के ले लेते हैं,
दे नीड टू ट्रैक इट, राइट अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा बनाना। या फिर आप बिल्कुल ही टेक्निकल चार्ट कर रहे हो, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 20 DMA पे, 50 DMA पे, 100 DMA पे, तो अलग बात है। बात अलग है। बट एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर मेरे को कुछ ट्रिगर्स होते हैं मेरे, जो मैं देख लेता हूँ तो मुझे एग्जिट चाहिए होती है। सेम हैपेंड विद फ्यू अदर स्टॉक्स, आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट लेट्स सी। लेकिन इंडियन मार्केट्स को जनरली लोग कहते हैं कि इट्स अ ग्रोथ स्टोरी मार्केट, मतलब वैल्यू इंडियन मार्केट्स में ढूंढना करना। इनफैक्ट इवन राइट नाउ हम 27 जनवरी को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंडाइसेस, कुछ इंडाइसेस 12% डाउन है, कुछ इंडाइसेस 20% भी डाउन है, जैसे नेक्स्ट 50 ऑलमोस्ट 18-20% डाउन है। वैल्यू ड्रिवन स्टॉक्स जो कम पी पे मिल रहे हो, कम रेशियोज पे मिल रहे हो, वो थोड़ा मुश्किल ही रहता है इंडियन मार्केट्स में। तो ऐसे मार्केट सिनेरियो में आप कैसे वैल्यू स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो, या फिर उस तरह के स्टॉक्स कैसे ढूंढते हो? Okay, so again, value though lies in the beauty, is it just like beauty lies in the eyes of beholder. But to be very true, I agree. India is a growth market. स्टॉक वही चलता है जिसमें ग्रोथ होती है, बट आपको ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो अभी वैल्यू पे मिल रहा है, जो आगे चल के ग्रोथ स्टॉक बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जो मैं बर्गर किंग की बात कर रहा हूँ, बर्गर किंग वाज सेइंग कि वी विल ट्रिपल आवर स्टोर्स इन नेक्स्ट 5 years। उस टाइम उनके 200-250 स्टोर थे, वो 700 स्टोर का टारगेट लेके चल रहे हैं FY27 FY28 का। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें एक तो प्रॉफिट, जो लॉस चल रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी, एंड सडनली इट विल गेट री रेटेड। राइट, पी री रेटिंग हो जाएगा, पी री रेटिंग हो जाएगी, ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगी, Right. क्योंकि वो स्टोर तो खुल ही रहे हैं। Correct. तो जैसे जैसे स्टोर खुलते जाएंगे रेवेन्यू तो बढ़ता ही जाएगा। एंड मेरे को आज के टाइम पे इसलिए नेगेटिव में मिल रहा है क्योंकि लॉस है, बिकॉज ऑफ हाई डेप्रिसिएशन एंड हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो वो सब चीज़ें फैक्टर्ड इन होती हैं व्हेन आई मेक ए थीसिस। सेम विद द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द बैंक विच आई डिड, इट वाज आल्सो अ टर्न अराउंड स्टोरी। सो ये सारी जो ग्रोथ वाली स्टोरी आती है वो सब बाद में आनी शुरू होती हैं, पहले वो स्टॉक लैंग्वेज कर रहा होता है। एंड यू हैव टू सी 2 years 3 years, 2-3 साल बाद क्या होना है वो देखना है। और बट लेकिन 2-3 साल बाद तक बैठे नहीं रहना है, यू हैव टू ट्रैक एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में क्या बोल रहा है CEO, कैसे चल रही है प्रोग्रेशन। अगर वो बोल रहे थे कि 2 क्वार्टर बाद ऐसा होगा, तो क्या 2 क्वार्टर बाद ऐसा हुआ? कहीं उन्होंने 2 क्वार्टर और पुश तो नहीं कर दिए? अगर कर दिए तो क्यों किए हैं? वैलिड रीज़न है या नहीं है? अगर इनवैलिड रीज़न है तो थीसिस में झंझट है। तो बेसिकली कोई कंपनी का अगर आज पी मल्टीपल 30-40 का भी है फॉर दैट मैटर, पर मुझे दिख रही है कि आने वाले समय में 50% की ग्रोथ आ सकती है आने वाले 3 साल में, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू कैटेगरी में आ सकता है अपने लिए। नहीं, सो PE मल्टीपल जो होता है ना, PE मेरे हिसाब से बुखार की तरह होता है। ओके, ठीक है, आपको बुखार क्यों है ये आपको पता करना है। अगर किसी का PE 8 चल रहा है तो वो PE 8 क्यों चल रहा है, पहले आपको वो पता करना है। PE 30 चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है वो पता करना है। ट्रेंट अगर आज 100 की PE पे ट्रेड कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है ये आपको वो पता होना चाहिए। सिर्फ PE नहीं देखना है। सो यू हैव टू सी के रैंप अप क्या है। Is that PE justifiable for that ramp up? If it is not, then it's not a buy. ओके, If it is justified, then it is. ओके, So PE तो सिर्फ आपको सिर्फ बताता है कि आपको बुखार है, इतना बुखार है, आपको ढूंढना है कि कौन सी दवाई लगेगी इसको कि इसका बुखार उतर जाए। ओके, और वो दवाई कब कब लगनी चाहिए वो भी पता होना चाहिए। राइट, करेक्ट। तो बेसिकली जब आप 3 से 4 स्टॉक देख रहे हो तो आप एक स्टॉक में कितना टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, और क्या क्या चीज़ें आप पढ़ते हैं, क्या आप मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोसेस कैसे वर्क करता है? सो यूजुअली सर्कल तो इतना बड़ा बन ही गया है अब, तो स्टॉक्स तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज बहुत सारे हैं। सो व्हेन ए स्टॉक कम्स इनटू माय रडार, समबडी मे बी माय फ्रेंड टोल्ड मी, तो सबसे मेरा पहला काम यही होता है कि उसका कैश फ्लो कितना आ रहा है, वेदर इट्स प्रॉफिटेबल और नॉट, एंड इफ इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल वेदर इट विल बिकम प्रॉफिटेबल और नॉट। वो सब पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के लिए मैनेजमेंट डिस्कशंस हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, PPT है, वैल्यू पिकर है। नेट पे इतना सामान मिल जाता है कि मेरे को मैनेजमेंट पे जाने से पहले ही एक व्यू बन जाता है। करेक्ट। मैनेजमेंट पे यूजुअली मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस अनटिल द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल। राइट, इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर अवेलेबल होती है, और अगर नहीं भी होती तो सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बिकॉज जहाँ से आ रहा है उसके पास भी तो इन्फॉर्मेशन वो होगी। कम्युनिटी इतना स्ट्रांग बन गया है अभी। हाँ, सो एज आई सेड 2021 में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कम्युनिटी। आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, स्टार्टेड टॉकिंग ऑन ट्विटर, स्टार्टेड टॉकिंग ऑन क्लब हाउस। तब से बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल बन गया है। एवरी सिटी आई गो टू आई ट्राई टू मेक ए सर्कल। तो सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। इट नॉट ओनली गिव्स यू आइडियाज़, इट ऑल्सो हेल्प्स यू फिल्टर द आइडियाज़। प्लस एक आपकी कमरेडरी बनी रहती है, आपको
एंड इट इज़ द ओनली प्रोफेशन वेयर द कॉम्पिटिटर टेल्स यू कि ये मेरा आइडिया तू बता। करेक्ट, बाकी सब लोग छिपाते हैं। बाकी सब जगह छुपाएंगे, यहाँ पर सब बताते हैं कि यार ये मैंने ये लिया, तू देख के बता दे। क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं कॉन्फर्मेशन चाहिए हाँ आपसे। हाँ। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ एवरीबडी इज़ वेरी कोहेसिव। राइट। हर कोई चाहता है कि यार मेरा आइडिया जो है मैं इसके साथ डिस्कस करके एक बार पूछ लूँ, राय ले लूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। अगर मैं लॉस में हूँ तो मैं तो पक्का पूछूंगा, प्रॉफिट में हूँ तो हो सकता है ना भी पूछूं, लॉस में हूँ तो मैं पक्का पूछूंगा यार इसका क्या करूँ मैं। करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक स्टॉक बताया अभी XYZ लिमिटेड, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले मैं जाके अपना सर्कल चेक करूंगा, किसी के पास इन्फॉर्मेशन है नहीं है तो देन आई विल स्टार्ट रीडिंग ऑन इट। फर्स्ट फिल्टर इज ऑन द फाइनेंशियल्स में क्या वैल्यूएशन मिल रही है, कैश फ्लो टू मार्केट कैप क्या रेशो है, वो सब देखूंगा। एंड एवेंचुअली आई विल सी कि मैनेजमेंट क्या गाइड कर रही है आगे, क्या मैनेजमेंट का रैंप अप है ग्रोथ का। इफ़ इट इज़ नॉट देयर एंड इट इज़ स्टिल वेरी हाई तो मैं आगे जाऊँगा ही नहीं। एंड देर आर मेनी रेड फ्लैग्स ऑल्सो इन टू इट। कैश फ्लो के अंदर भी रेड फ्लैग्स निकल आते हैं बहुत सारे, जैसे कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पाइलअप हो रखी है, रिसीवेबल बहुत ज़्यादा पाइलअप हो रखे हैं, एंड पेबल्स नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सब चीज़ों से पता लग जाता है कि मैनेजमेंट किस हिसाब से चल रही है। अगर आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल ही ख़राब है एंड यू आर नॉट एबल टू जनरेट कैश, आपको डेट लेना ही पड़ेगा आगे जाके, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग। एंड देन eventually you will have to either pay down the debt through the operations, but आपका operations तो कैश जनरेट कर नहीं रहा है, your cash is stuck, you will either have to raise equity or you will have to dilute through QIP or whatever। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें फिल्टर आउट होती चली जाती हैं। एंड एवरीथिंग विच आई रीड इज़ अ फिल्टरिंग क्राइटेरिया, इट्स नॉट ए सिलेक्शन क्राइटेरिया। ओके, मतलब आप उल्टा जाते हो कि पहले ये रीज़न की वजह से कि स्टॉक एलिमिनेट कर मैं रीज़न ढूंढता हूँ एलिमिनेट करने का। मेरे को एलिमिनेट करने का रीज़न नहीं मिलेगा तो मैं आगे जाऊँगा। ओके। अगर मेरे को 4-5 रीज़न मिल गया एलिमिनेट करने के लिए, वहीं पर ही रीडिंग खत्म। तभी इतने कम स्टॉक बचता आपके पोर्टफोलियो में वहीं पर ही रीडिंग खत्म हो जाती है और वहीं पर ही सारा मामला फिनिश हो जाता है। करेक्ट। एंड आप जनरली बुल रन्स को कैसे देखते हो? फॉर एग्जांपल आपने 23 ईयर्स हो गए आपको इन्वेस्टिंग करते हुए, 2001 से लेकर 25 तक, तो बहुत सारे मार्केट साइकिल्स आ गए। 8 का मार्केट साइकिल था एक, देन वी सॉ अ मार्केट साइकिल ऑफ 2018 स्पेसिफिकली जब स्मॉल कैप्स पे हिट आया था, फिर 2020 एक छोटा सा बेयर रन का साइकिल था। तो आप अलग अलग साइकिल्स को कैसे देखते हो मार्केट्स में, स्पेशली मतलब सेग्रीगेट करें बुल रन और बेयर रन में? तो सो यूजुअली ये वाली जो बुल रन आई है, दिस इज़ एक वेरी डिफरेंट, स्ट्रक्चरली वेरी डिफरेंट बुल रन, बिकॉज इसमें 70-80% ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर वेरी न्यू। While in past, most of the bull and bear runs were created by some events. Okay. For example, 2007-8 वाला जो bull run था, it was primarily made of infrastructure and real estate. Right. Okay. 2017-18 में जो crash आया, that was primarily because of IL&FS and the lending squeeze. Right. तो और कोविड वाला क्रैश तो इट वाज ए फ्लैश इन द पैन, टू बी वेरी फ्रैंक। वो एकदम से वी शेप की जो रिकवरी आई है, इट हैज़ नेवर बीन लाइक दैट। तो अब यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विच हैव कम टू प्लेट, दे डू नॉट हैव द नो हाउ। अभी आज के टाइम पे अगर लोगों का पोर्टफोलियो 20-30% डाउन है तो दे आर गेटिंग द जिटर्स। वी हैव सीन 75% ड्रॉ डाउन्स इन मैनी केसेस। फॉर एग्जाम्पल 2007-8 इट वॉज ए ब्रूटल क्रैश। Same way 2012-13 and same way 2018. 2018 was such a brutal crash. Index Nifty Sensex तो फ्लैट चल रहा है, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में ग्राइंडिंग हो रही है, स्टॉक गिरे जा रहे हैं, इंडेक्स नहीं गिर रहा है। तो लोगों को वो चीज़ रियलाइजेशन ही नहीं है। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, आई वॉज जस्ट बिफोर दिस पॉडकास्ट, मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, कह रहा है यार ऐसे कैसे गिराए जा रहे हैं मार्केट। मैंने कहा भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नथिंग, 20-30% इज़ नथिंग इन द मार्केट। आप तुमने वो पीरियड नहीं देखा जब 70-80% मार्केट गिरती है। तो ये तो अभी मे बी इट्स ए शुरुआत, और मे बी यहाँ से बाउंस बैक हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको अपने आप को पोजीशन करना है कि आप हर चीज़ में अपने आप को सर्वाइव कर सको। मार्केट के ड्रॉडाउन्स जिसने सर्वाइव कर लिए, क्योंकि मार्केट इज़ ए गेम ऑफ प्लेइंग इन द लॉन्गर रन। अगर आप मार्केट से आउट हो गए तो आप मार्केट के बेस्ट डेज नहीं देख पाओगे। आपने वर्स्ट डेज में आपने आउट कर लिया तो आप मार्केट के बेस्ट डेज नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको अपने हिसाब अपने आपको ऐसे पोजीशन करना है कि आप वर्स्ट भी देख पाओ और बेस्ट भी देख पाओ। तो आपको एग्जिट नहीं होनी चाहिए।
आपकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए. इफ़ यू आर ओवर लेवरेज, आप 100% एग्जिट हो गए. कैपिटल वाइप ऑफ होना नहीं 100 होना चाहिए नहीं इस होना तरह, चाहिए. राइट. तो आपको हमेशा से कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देना है. सो व्हेन आई से कि मैं ऐसे शेयर देखता हूँ जहाँ पर मेरे को वैल्यू नज़र आती है, तो वो कैपिटल प्रोटेक्शन वाइज देखता हूँ मैं. क्योंकि गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है उन स्टॉक गिरने से. की प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए. बढ़े चाहे ना बढ़े, गिरना नहीं चाहिए. करेक्ट. ठीक है, बढ़ना तो मार्केट के हाथ में है. गिरना मेरे को देखना है कि भाई मेरी वैल्यूएशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर ये गिरेगा तो ये इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा, समबडी एल्स विल बाय इट. तो वो सारी सिचुएशन है. और लिक्विडिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेरी वेरी कोई भी इंपॉर्टेंट, बुल रन के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूजुअली जो मार्केट का अप और डाउन होता है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन द पेस ऑफ लिक्विडिटी. ओके. सो जब आप कोई बाय या सेल का ऑर्डर डाल रहे हैं, आप कितनी पेस से बाय का ऑर्डर डाल रहे हैं, कितनी पेस से सेल का ऑर्डर डाल रहे हैं, वो डायरेक्शन डिसाइड करती है. ओके. But it still needs liquidity. If there is no liquidity, there is no pace. करेक्ट. But if there is liquidity, there is pace. आज का भी अगर आप डेटा देखोगे, FIIs are lesser sellers than DIIs. But market is very negative today. So the pace of selling must be higher. राइट. That's why it is like that. वो बटन जल्दी दबा होगा. हाँ, so point is आप कितनी aggressively sell कर रहे हो and किन counters में sell कर रहे हो, उन counters में liquidity है या नहीं है. राइट. सो दैट इज़ व्हाट डिफाइंस के मार्केट किस तरफ जाएगी. जैसे पिछले 1-2 साल में हमने देखा था इंटरेस्ट रेट्स गिरे हुए नहीं थे, फिर भी मार्केट्स बढ़ रहे थे. जनरली ये फिनोमिना कम देखा जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सो इंटरेस्ट रेट्स आर यूजुअली, आप हिस्टोरिकली भी देखोगे, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, यूजुअली पीपल ट्राई टू पार्क इट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट. right? But in this situation, our markets were doing phenomenally well because a lot of liquidity was gushing in, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों की वजह से लिक्विडिटी आ रही है, उस चक्कर में मार्केट बढ़े जा रही है. तो पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि यार इट्स बेटर टू पार्क इन इक्विटीज रादर देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. करेक्ट. सो दे स्टार्टेड पार्किंग इन इक्विटीज. तो उस चक्कर में मार्केट केप्ट ऑन रोलिंग एंड रोलिंग, बट एवेंचुअली देयर विल बी सम पॉइंट व्हेन पीपल विल फील कि यार अब रिटर्न नहीं बन रहे, अब क्या करें. तो शायद एफडी में वो पैसा जाए तो या फिर डिपॉजिट्स में पता नहीं फिक्स डिपॉजिट में आएगा नहीं आएगा, वो मैं नहीं कह सकता. बट देयर विल बी ए टाइम व्हेन पीपल विल रियलाइज कि यार अब ऐसा पैसा नहीं बन रहा जो पिछले साल बना था. करेक्ट. या उससे पिछले साल बना था, तो अब क्या करें. बिकॉज मेनी पीपल इन दिस पास्ट 2-3 years हैव लेफ्ट देयर जॉब जस्ट लाइक मी. तो नौकरी छोड़ के अपना शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग कि भाई दिस इज द लाइफ. राइट. बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ इन सच ए मैनर कि आप नीचे का भी देख पाओ, ऊपर का भी देख पाओ, और अगर कुछ नहीं भी कर रही है मार्केट तो आप सर्वाइव तो कर पाओ. ऐसा होना चाहिए. आप योर होल अर्निंग शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम द मार्केट. राइट. इसी से मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पिछले 1-1.5 साल में स्पेशली प्राइवेट बैंक्स को हमने इतना परफॉर्म करते नहीं देखा. उसका एक वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है कि डिपॉजिट्स गए नहीं उनकी तरफ जितने हर बार जाते हैं हायर इंटरेस्ट रेट रिजीम में. तो आपको लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि प्राइवेट बैंक्स में परफॉर्मेंस नहीं आया, कासा रेशोज उनके अच्छे नहीं थे, या फिर? सो देयर आर two, three main reasons around it. Private banks have always been FI heavy counters. Okay. And पिछले 2-3 साल में FIs have been net exiters फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स from Indian markets. अच्छा 2-3 साल से कि लास्ट? 2-3 साल से ही. ओके. आप जब भी देखोगे जितनी बार भी सेलिंग आई है फाइनेंशियल सर्विसेज में ही आई है. ओके. अब वो बेचेंगे तो वही ना जो उनके पास हैवी होगा. करेक्ट. क्योंकि इंडेक्स में भी वही है. इंडेक्स में भी वही हैवी है. तो दे हैव बीन सेलिंग प्राइवेट बैंकिंग. However, due to government push of capex etc, बहुत सारे PSUs, बहुत सारे PSU banks, they have been on a tear. राइट. ठीक है. तो अब पिछले 1 साल या 6 महीने में वो गवर्नमेंट केपेक्स भी बहुत कम हो गया है, एंड एवेंचुअली दैट इज ऑल्सो शोइंग ऑफ इन द प्राइसेस एंड द बुक्स एक्सेट्रा. बट सही मायने में लिक्विडिटी इज वन ऑफ द रीजन, नंबर 1. नंबर 2, वैल्यूएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. इफ यू लुक एट बजाज फाइनेंस 8 times प्राइस टू बुक, 9 times प्राइस टू बुक ट्रेड करता था. आज 5 times प्राइस टू बुक है. होवेवर इट्स प्रॉफिट्स आर नॉट फॉलिंग. वो तो बढ़ ही रहे. प्रॉफिट बढ़ रहे हैं बट भाव नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो रही है. सो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ महंगी हो जाएगी अपनी औकात से तो वो अपने भाव पे तो आएगी. करेक्ट. लेकिन जैसे HDFC बैंक में भी यही चीज़ हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक रेशो कम हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहता है, 10 से 20% ऑन एन एवरेज बेसिस आते ही रहता है. तो अगर मेरा ग्रोथ स्टोरी तो हैम्पर नहीं हुआ है तो क्यों मेरा वैल्यूएशन करेक्ट हो गया? हाँ, सो वैल्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ 2 things. One is the future growth, and one is how much liquidity is coming. Right.
बोथ आर इंटर रिलेटेड एक्चुअली. हम्म. अगर फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है तो तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी भी आएगा, आएगी. राइट. फ्यूचर ग्रोथ अच्छी नहीं है तो तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी निकल जाएगा. राइट. इन केस ऑफ बजाज फाइनेंस एंड एच डी एफ सी का पहले जो ग्रोथ होता था वो 25% के आसपास होता था. करेक्ट. आफ्टर द मर्जर दैट ग्रोथ हैज़ कम डाउन टू 15%. राइट. So eventually market could see it. राइट. That's why it has come down. Hence the devaluation. Same with Bajaj Finance. Bajaj Finance used to trade at 8 times 9 times price to book क्योंकि वो 35% से ग्रो करता था हर साल. करेक्ट. अभी उसकी ग्रोथ हो रही है 25% से. तो वो डिफरेंशियल तो आएगा ना. Eventually if the growth is lesser the multiple will be lesser. Trent आज क्यों 100 times PE ट्रेड करता है? Every quarter वो डबल हो रहा है उसका रेवेन्यू. तो जो आप कह रहे हो कि ग्रोथ मार्केट है, ग्रोथ को ऐसी ही वैल्यूएशन मिलती है. और जब वो ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो वो स्टॉक भी डीवैल्यू होता है. करेक्ट. भले ही वो प्रॉफिट बना रहा हो, भले ही उसकी उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है ना. द मोमेंट ग्रोथ स्लोज द वैल्यूएशन मल्टीपल्स कम डाउन बिकॉज इट इज फैक्टरिंग. जो वैल्यूएशन है वो फैक्टर कर रहा है अगले 5 साल की ग्रोथ. तो इसलिए वो बजाज फाइनेंस इसलिए 5 साल से परफॉर्म नहीं किया बिकॉज इट वॉज फैक्टरिंग इन अगले 5 साल 6 साल में क्या ग्रो होगा. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये बुल रन कैसे थोड़ी सी अलग थी स्ट्रक्चरली. हर बार की बुल रन्स में पुराने स्टॉक्स वापस पिक करने लग जाते हैं. इस बार बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स भी आए. ऑन दी कॉन्ट्रारी मैं ये भी समझना चाहूँगा कि इस बार का जो बेयर रन है, मान लेते हैं ये बेयर रन कंटिन्यू रहता है, हम अच्छे से इंडेक्स को 30-40% गिरते हुए देखते हैं, तो बेयर रन जो डिफरेंट है इस बार की, वो बाकी बेयर रन से डिफरेंट कैसे है? 2008 की हो गई, 18 की हो गई फॉर दैट मैटर. सो अगेन पहले की सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट बिकॉज पहले मार्केट्स वर वेरी शैलो. आज भी शैलो हैं बट उतनी शैलो नहीं है. आज की मार्केट में पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट दे आर एक्चुअली गिविंग ए वेरी इजी एग्जिट टू FIIs. पहले FIIs के पास इजी एग्जिट नहीं थी. FIIs अगर एक ऑर्डर भी पंच कर देंगे 200 करोड़ का 300 करोड़ का तो मार्केट में सर्किट लग जाता था. अब ऐसा नहीं है. FIIs आज रोज की टाइम पे 4,000-5,000 करोड़ बेच कर जा रहे हैं. पहले ये इमेजिनेबल भी नहीं था. ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है, FIIs आर हिस्टोरिकली एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द होल्डिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट एंड DIIs आर कमिंग एट अ हाईएस्ट लेवल. वो रिटेलर का ही पैसा हो गया. और वो भी सारा SIP का पैसा है. राइट. ठीक है. तो अभी जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है एंड ये स्ट्रक्चर माइट हैव ए वेरी डिफरेंट व्यू आफ्टर 1-2 years बिकॉज जब SIPs रुकेंगी या लोगों को लगेगा यार अब रिटर्न नहीं बन रहा तो अब क्या करना है मार्केट में पैसा लगा के, जब वो थोड़ा सा वेन होना शुरू होगा तब एक्चुअल कलर नज़र आएगा मार्केट का कि हम कहाँ तक नीचे जा सकते हैं. अभी तो जब तक SIPs चल रही हैं, DIIs के पास पैसा है, लिक्विडिटी है, वी आर प्रीटी मच साउंड एंड सेफ. बट जिस दिन वो पैसा कम होना शुरू होगा या जिस दिन वो लिक्विडिटी नहीं रहेगी मार्केट में रिटेलर्स की, then it's a matter of concern. I don't see where the index will go, how it will go. But point is, how do you position yourself to counter that? आपके पास क्या है उस चीज़ से बचने के लिए? I always keep at least 20-25% in government treasuries or bonds for the rainy day. कल को 2 सर्किट लग गए मार्केट में निफ्टी के, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना लगाने के लिए. करेक्ट. तो वो पड़ा है मेरे पास हमेशा. कुशन मनी हो वो कुशन मनी है. उसके अलावा भी जो मेरा पोर्टफोलियो होता है वो मैं 100% इन्वेस्टेड नहीं रहता हूँ. यूजुअली 80% इन्वेस्टेड रहता हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग करता हूँ. अगर स्टॉक गिर जाए तो मेरे पास पैसा तो होना चाहिए एवरेज डाउन करने के लिए. तो वो भी एक कुशन है. तो आप प्लस एसेट एलोकेशन वाइज इक्विटी इज जस्ट 40% ऑफ माई वेल्थ. ओके. सो I have real estate, I have fixed deposits, I have gold. तो हर चीज़ में डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद एक रिस्क टेकिंग स्ट्रेटजी बन सकती है. बट वो भी एक संभली हुई होनी चाहिए. ये नहीं कि अनरिक्विटेड रिस्क ले लिया. आप एसेट एलोकेशन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो? वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ आफ्टर यू हैव मेड वेल्थ. राइट. Once you start doing asset allocation during the beginning of making wealth, you will not be able to make wealth. Correct. तब concentrated जाना ज़रूरी है. Because that's how I started. 1 साल की सेविंग मेरी ख़त्म हो रही है. मैं उतना रिस्क लेकर चल रहा हूँ. Why? Because I already have a job. Correct. तो मैं फेजेस में बांटूँ तो शुरू में जब जॉब के साथ रेगुलर इनकम आ रही है तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहा हूँ ताकि एक कॉर्पस क्रिएट हो सके. हाँ. फिर जब कॉर्पस क्रिएट हो गया और मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ तो फिर मैं एसेट एलोकेशन पे फोकस करूँ ताकि एक मेरे पास
कुशन मिल जाए और बाकी के पोर्टफोलियो में मैं रिस्क ले सकूं। हाँ, दैट्स ओनली जस्ट द एसेट एलोकेशन पार्ट। बट बिफोर लिविंग द जॉब आपको अपने सेफ्टी नेट्स भी बनाने पड़ेंगे ना। कल को आपको कुछ हो गया, आपकी फैमिली को कौन देखेगा? यू नीड टू हैव ए टर्म इंश्योरेंस, आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। बच्चों की एजुकेशन का फंड अलग होना चाहिए। कल को आपके बच्चों की एजुकेशन आपने स्टॉक मार्केट में लगा रखी है, बच्चे का आपका कॉलेज का एडमिशन आ गया और मार्केट डाउन है 30%, कैसे करोगे? तो एक साल एक साल तो वेट ड्रॉप नहीं हो कराओगे गया। ना बच्चे को। तो वो चीज़ें जो फिक्स्ड गोल हैं, फिक्स टाइम गोल्स हैं, वो हमेशा फिक्स्ड इनकम में होने चाहिए। राइट। तो ये सब लोग नौकरी तो बहुत इजीली छोड़ देते हैं। दे डू नॉट थिंक अबाउट क्या चीज़ कैसे होगी। पहले ये सब चीज़ें सोचनी ज़रूरी है, उसके बाद जो मर्जी करो यार। आपने एक पॉइंट बताया था कि आपने अपने वाइफ के पोर्टफोलियो में कैसे HDFC बैंक 1400 से 1700 का आपने वो मूव कैप्चर किया, तो एंट्री एग्जिट आपने कुछ सोच के किया। उनके पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो में ये एंट्री एग्जिट वाली चीज़ आप कैसे डिटरमाइन करते हो कि हाँ अब मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए, या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना चाहिए, या फिर और एंटर करना चाहिए? सो एंट्री विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन मेरा ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है यहाँ से, ऑलवेज इन ऑल द स्टॉक्स, कि मेरा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा अगर मैं इस भाव पे लेता हूँ। तो एंट्री तो हमेशा यही है। एग्जिट इज डिपेंडेंट ऑन कि हाउ मच रिस्क आई कैन टेक ऑन दैट। ठीक है, अब HDFC को मैंने बहुत बार 1800-1750 से वापस आते हुए देखा है। करेक्ट। ठीक है, तो मेरे को लगा यार बीवी का पैसा है, ये फिर कम हो जाएगा और वो मेरे को मारेगी बाद में, तो इससे बेटर है अब एग्जिट ही कर दो। तो दैट वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, अगर मेरे अकाउंट में HDFC होता मैं नहीं एग्जिट करता। ओके। आई माइट हैव हेल्ड इट एंड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू 2100 और 2400, तो मैं अपने अकाउंट में एग्जिट नहीं करता, बट सिंस इट वाज माय वाइफ्स मनी आई एग्जिटेड। तो खुद का एक पर्सनल साइकोलॉजी और रिस्क एपेटाइट भी मैटर करता है आपके? बहुत। ओके, क्योंकि उनके में आप वो रिस्क नहीं ले रहे हो पर अपने में ले लेते हैं। प्लस उसका सरकारी नौकरी का पैसा है। राइट। और वो कहेगी मैं सारा दिन मेहनत करके आ रही हूँ और तुमने ऐसे स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिया, ये कर दिया, तो बेटर है नहीं करो। और इंटरेस्ट रेट्स का और मार्केट्स का आपका क्या ओपिनियन है? मतलब करंटली हम लोग हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम से शायद लो में एंटर करेंगे ये साल में या आने वाले सालों में, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे वर्क करते हैं? क्योंकि बुक्स में तो हमने पढ़ा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे होते हैं या फिर होने वाले होते हैं तो मार्केट बढ़ने लगता है, और जब ज़्यादा होते हैं तो गिरने लगता है। तो अभी के रिजीम में और आने वाले जो रिजीम होएगा उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे, वो क्या आपको लगता है? एक्चुअली इंटरेस्ट रेट को अलग से नहीं देख सकते हैं। ओके। इंटरेस्ट रेट्स हैव टू बी सीन इन पैरिटी विद US इंटरेस्ट रेट्स, नंबर 1, नंबर 2 डॉलर एंड INR, ओके, प्लस नंबर 3 इन्फ्लेशन। करेक्ट। तो ये 3 चीज़ें पैरिटी में देखनी पड़ती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है, इट इज़ बैड ओवरऑल फॉर द मार्केट। तो आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते उस समय? ना आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, और आपको इन्फ्लेशन भी इतनी हाई है कि लोगों की इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो रही है। एवेंचुअली आपकी अर्निंग्स यूजुअली इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, लोग डेट नहीं ले पाएंगे, कंपनी भी डेट नहीं ले पाएगी, हाई इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन हाई है, तो रेवेन्यू वैसे ही नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो उस चक्कर में हर जगह से बैंड बच जाती है। करेक्ट। ठीक है, INR एंड डॉलर पैरिटी इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो FIIs और DIIs का फ्लो होता है। ओके। ठीक है, जब भी हमारा US का इंटरेस्ट रेट और इंडिया के इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तब इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। ओके, मतलब हमारा ज़्यादा होगा कंपेयर टू US, कंपेयर टू PPP बेसिस पे। हाँ। ओके, बिकॉज इट विल गिव FIIs एज के आप इंडिया में पार्क करो, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो रिस्क फ्री रेट जब ज़्यादा होगा तो मार्केट रिटर्न ऑलरेडी ज़्यादा होता है एज पर CAPM मॉडल जो हमने बेसिक फाइनेंस। ओके, ठीक है, अगर इंडिया में 7% इंटरेस्ट रेट है, US में 0.5% इंटरेस्ट है, डिफरेंस इज 6.5, तो रिस्क फ्री रिटर्न तो 6.5 मिल ही रहा है ना उन्हें, प्लस उसके ऊपर जो मार्केट देगा वो देगा। ठीक है, लेकिन द मोमेंट इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल आज US में 4.5-5% इंटरेस्ट है, इंडिया में 6.5% इंटरेस्ट है, डिफरेंस इज जस्ट 2%। वो सेफ मार्केट है बहुत, तो दैट इज ए मोर सेफर मार्केट। प्लस अगर आप डॉलर डेप्रिसिएशन को भी साथ में इंक्लूड कर दोगे, डॉलर डेप्रिसिएशन इज यूजुअली, INR डेप्रिसिएशन इज यूजुअली 3-4% एनुअली, तो मैच ही ऑन एन एवरेज, तो मैच ही हो गया। तो बल्कि US वालों के लिए तो नेगेटिव हो गया ना। करेक्ट। वो व्हाई वुड दे इन्वेस्ट इन इंडिया इफ आपका इंटरेस्ट रेट भी 2% फ़र्क है और उससे तो ज़्यादा तो डॉलर ही अप्रिशिएट कर रहा है, तो इससे तो बेटर है डॉलर में लगा लो। सो इफ़ यू लुक एट पास्ट 5-6 years का रिटर्न, इंडियन मार्केट हैज़ डन वेरी वेल, फिनोमिनली वेल, बट इन टर्म्स ऑफ डॉलर they have given lesser return than S&P 500. ओके, राइट। मतलब मेरा S&P 500 अगर मैं US में हूँ और S&P 500 मेरे को 20% रिटर्न दे रहा है,
और इंडियन मार्केट्स भी मान लेते हैं कि 20% रिटर्न दे रहा है, बट वो डॉलर की वजह से 12%। 12 पे ही आके रुकता है। तो यूएस वाले के लिए अच्छा मार्केट नहीं हुआ इंडियन हाँ। मार्केट बेसिकली। ऑलराइट, That's prime reasons why FIIs are also moving out, ओके, because they don't see value in Indian market because of dollar parity and interest rate parity. करेक्ट। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल यूएस में ये स्टांस लिया गया था कि हम लोग इंटरेस्ट रेट्स कम करने लग जाएंगे, बट बीच में फिर शायद आई थिंक वो स्टांस चेंज हो गया कि इतनी अग्रेसिवली नहीं करेंगे। तो क्या उसकी वजह से भी एक रीज़न आ जाता है कि हम वो फेवरेबल मार्केट होता जा रहा है कंपेयर टू इंडिया? So US की जो मार्केट है, US will not take decision based on Indian market, number वेरी one, ट्रू, ठीक है। US अपना डिसीजन लेगा अपने इन्फ्लेशन के हिसाब से। Correct. वहाँ पे अगर जॉब अच्छी चल रही है, वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेंगे, करेक्ट। और वो इंटरेस्ट रेट तभी कम करेंगे अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है और जॉब मार्केट इज़ वेरी रस्टी, देन दे विल से कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। करेक्ट। दे वांट टू रिड्यूस द तो उनका इंपॉर्टेंस इन्फ्लेशन पे होता है उनकी कंट्री का? हाँ, Okay. इन्फ्लेशन एज वेल एज जॉब डेटा। ओके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जॉब डेटा गिव्स देम कि कितनी डिस्पोजेबल इनकम आ रही है मार्केट में। इट्स ए कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी। कंजम्पशन पे फर्क पड़ता है। इट्स ए कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वी आर टाइड विद ऑलमोस्ट डॉलर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, बिकॉज हमें डॉलर फ्लो चाहिए। एनी ग्रोइंग इकोनॉमी नीड्स डॉलर फ्लो, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास डॉलर चेस्ट होनी चाहिए सो दैट वी कैन डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ईजिली, बिकॉज डॉलर इज़ अ मेन करेंसी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो किसी भी कंट्री के लिए डी वैल्यू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, सो दैट दे कैन गेट हायर डॉलर्स। करेक्ट। और हमने रिसेंटली ये भी देखा कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आने लगे। दिस इज़ दिसंबर एंड हुआ है, जो जनवरी सीजन स्टार्ट हुआ है रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट्स आने लगे बैंकिंग सेक्टर के। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वो रिज़ल्ट ख़राब आने का क्या रीज़न है? कब वो हम देख सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो? क्योंकि इंडिया में आज भी बैंकिंग सेक्टर एक लीडिंग सेक्टर है। अगर वहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम देख पाएंगे कि बाकी जगह पे भी शायद अच्छा है। तो व्हेन डू यू सी दैट कि वो चीज़ अच्छी होने लग जाएगी? सो बिफोर वी गो टू कब ठीक होगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों है। आई एग्जिटेड बैंकिंग सेक्टर इन December 23 लुकिंग एट फ्यू की पैरामीटर। जो पैरामीटर क्या थे? एक तो नंबर ऑफ बोरोवर्स आर नॉट इंक्रीजिंग। ओके, जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोवर्स हैं, जितने लोग हैं, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। होवेवर क्रेडिट वाज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो पर पर्सन बढ़ रहा था, पर पर्सन डेट इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटेल, विच गिव्स मी के यार कहीं ना कहीं ओवर लेवरेजिंग हो रही है। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट। प्लस जिन जिन बैंक्स में मैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कंपनी स्पेसिफिक, जिन जिन बैंक्स में मैं इन्वेस्टेड था, मुझे उसमें थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा था। सो December 23 आई टुक द कॉल कि मैं एग्जिट करूँगा बैंक्स और NBFCs में। RBI ऑल्सो गॉट वेरी स्ट्रिंजेंट इन January February। NBFCs में IIFL के ऊपर गोल्ड लोन का उन्होंने किया, 2-4 और कंपनीज हैं, कोटक के ऊपर किया, HDFC के क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने बंद करे थोड़े टाइम के लिए। तो बहुत सारी रेगुलेशंस आने लगी। वहीं से ही पता लगने लग गया कि RBI हैज़ बिकम वेरी एक्टिव, बिकॉज RBI ऑल्सो सीज कि कुछ ना कुछ रिस्क डेवलप हो रहा है सिस्टम में। सो दैट वॉज द पॉइंट आई स्टार्टेड पेयरिंग माई एक्सपोजर। मैंने धीरे धीरे अपना एक्सपोजर ख़त्म कर दिया बैंकिंग और NBFC से। कम September फ्यू ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड सेइंग कि हमारे डिलिक्वेंसीज शुरू हो गई हैं हमारे, क्योंकि एक ही बोरोवर जो था वो 3-4 बैंकों से लोन ले रहा था। करेक्ट, ठीक है। अब एक बोरोवर के पास 3-4 लोन्स हैं और RBI ने बोल दिया कि भाई आप 3 से ज़्यादा लोन नहीं दोगे एक बंदे को। तो वहाँ से फिर रीपेमेंट मांगनी शुरू करी उन लोगों ने। जब रीपेमेंट नहीं आए तो डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गया, डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गया तो स्ट्रेस बिल्डअप नज़र आने लग गया। एंड सितंबर का रिजल्ट गंदा आया। अब उसके बाद अब जो दिसंबर का जो माइक्रो फाइनेंस का रिजल्ट आया वो भी गंदा आया है। ओके, सो इवेंचुअली ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग टू क्लीन अप ऑफ द सिस्टम। करेक्ट, यूजुअली इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 quarters टू क्लीन एवरीथिंग। तो अभी तो 2 ही क्वार्टर हुए हैं, बट देयर आर हाई चांसेस कि अगला रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। करेक्ट। पॉइंट इज़ आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हो, आपको कहाँ पर लगता है कि ठीक है, वहाँ पर आपको देखना है। बट इट्स नॉट वेरी ईजी फॉर ए लेमैन टू बी वेरी स्वीट। सिर्फ नंबर्स देख के या सिर्फ जो रिपोर्ट हुआ है वो देख के पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में कोई ऐसा रेशो हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो आप देखते हो और इससे समझ पाते हो कि ये बैंक किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है? एक की चीज़, 2-3 की चीज़ें एक्चुअली। मैं देखता तो बहुत कुछ हूँ। अगर आपका लोन ग्रोथ इज़ हायर देन योर ROE, ओके, तो
आपको कभी ना कभी डाइल्यूट करना पड़ेगा अपना स्टेक। ये मैं समझा नहीं आप थोड़ा सो फॉर एग्जांपल आपका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होता है वो बेसल 4 नॉर्म्स के हिसाब से बैंक्स हैव टू मेंटेन ए मिनिमम ऑफ 11%। ओके कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मींस इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। ओके रिस्क वेटेड एसेट्स में क्या आते हैं? मतलब लोन्स आते हैं। मेरा खुद का पैसा जो लगा हुआ है वो 11% होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम है, मिनिमम 11% होना मिनिमम। चाहिए। ओके मोस्ट ऑफ द बैंक्स ट्रेड अबव 13%। ओके दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। राइट। NBFCs ट्रेड अबव 18-19%। ओके वो उनके लिए और नॉर्म्स थोड़े स्ट्रिंजेंट होते नहीं, हैं। नॉर्म्स वही हैं बट Okay. वो और ज़्यादा सेफ होके चलते Okay. हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम हायर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हमारी डिलिक्वेंसीज डिफॉल्ट ना आ जाए। ठीक है। ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस है, इट इज़ ऑलवेज अबव 22-23%। Okay. HDFC इज ऑलवेज अराउंड 16-17%। राइट ठीक है, लार्ज बैंक्स ट्रेड एट 15-16% CR। ओके तो जब आपकी इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इफ सपोज 8%, तो आपकी कैपिटल तो 8% से ही बढ़ी, लेकिन आपका लोन ग्रो हो रहा है 20% से। ओके गॉट तो इट। आपकी वो रेशो जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, squeeze होने इट लग विल जाएगी। कीप ऑन स्क्वीजिंग करेक्ट मेक्स एंड सेंस। आफ्टर ए पॉइंट यू विल हैव टू रेज इक्विटी। करेक्ट Either- डाइल्यूशन, वहां से डाइल्यूशन आएगा। हाँ, सो अब RBI ने एक और प्रोविजन कर रखा है, आप 81 बॉन्ड्स कर सकते हो ओके जिससे कि आपकी इक्विटी नहीं डिलीट होती। बट आफ्टर येस बैंक 81 बॉन्ड्स वर वेरी क्लीनड ऑफ फ्रॉम द मार्केट बिकॉज उनको राइट ऑफ लेना पड़ा 81 बॉन्ड्स का। तब से 81 बॉन्ड्स में सिर्फ सरकारी बैंक्स आते हैं, ओके प्राइवेट बैंक्स में 81 बॉन्ड्स आते ही नहीं है। गॉट इट मैक्सिमम आई थिंक HDFC का आया होगा, उसके अलावा किसी का नहीं आया। राइट। तो एक तो वो रेशो है, इफ ROE इज लेसर देन द लोन ग्रोथ, दैट्स ए मेजर चैलेंज फॉर मी। और फिर मतलब आपने कोई बैंक में से देखा है कि रेशो कम है और फिर उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है? IDFC फर्स्ट, ओके इन द लास्ट 1.5 लास्ट 5 years 5 years ओके ऑलराइट it raises money every 3 quarters ओके थ्रू इक्विटी through equity। ओके एंड ऐसे ही एक्सिस बैंक काफ़ी टाइम तक ऐसे चल रहा था, बट एक्सिस बैंक फाइनली रिवाइव्ड एंड इसलिए उसकी जो वैल्यूएशन थी वो भी थोड़ी सी करेक्ट हुई है। करेक्ट। तो ये चीज़ें देखने की। ये दूसरी चीज़ होती है आपका GNPA और NNPA कैसा चल रहा है। करेक्ट If it is in a permissible limit of 2.5 GNPA and 1 less than 1 of NNPA, it is pretty good। करेक्ट। एंड आपका PCR भी ठीक होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की। तो कासा रेशो भी कासा रेशो है, वो सब है, बट कासा रेशो में भी ना बहुत सारे पेच हैं। फॉर एग्जांपल जो इक्विटास हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, ये कासा रेस करते हैं 7.25% पे। ओके HDFC कासा रेस करता है 3% पे। करेक्ट। उसकी कासा और उसकी कासा में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। Correct. इट इज़ प्रॉक्सी फिक्स डिपॉजिट एंड इट इज़ एक्चुअली कासा। राइट। तो वो कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। सिर्फ कासा में भी लोगों को लगता है कि इट इज़ ईजी टू लुक एट। आपको देखना है कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड। अगर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड 6.5 या 7% के आसपास आ रहा है, देन यू हैव नो यूज़ ऑफ कासा। राइट मेक्स सेंस। और आई थिंक कासा को खुद की बैंक खुद के साथ कंपेयर करना ज़्यादा सेंस बनाता है कि पिछले टाइम पीरियड में कितना था और आज कितना है वर्सेस खुद की बैंक को वर्सेस किसी और की ये बैंक से टाइम compare पीरियड की करना। बात आपने बहुत अच्छी बोली। मैं बार बार पता है बहुत जगह पे मैं बोलता भी हूँ, लोग ना बैंकिंग का रिजल्ट देखते हैं YOY। ओके हाउएवर इट इज़ नॉट ए YOY इंडस्ट्री। अच्छा खाली आई थिंक पहली इंडस्ट्री में सुन रहा हूँ जो YOY नहीं है। लोग बहुत अभी भी देखते हैं, मैं भी Okay. देखता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ QOQ देखना। वाई? Okay. बिकॉज आपकी एक क्वार्टर में लोन बुक है 10,000 करोड़ की, मान हम्म। लो आपको उस पर ब्याज आ रहा है, हम्म आपने अगले क्वार्टर 1,000 करोड़ और ऐड किया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी पिछली वाली 10,000 करोड़ से नहीं आएगा, तो आपको इंक्रीमेंटल आएगा ना। तो आपको इंक्रीमेंटल कितनी ग्रोथ आई वो देखनी है, राइट। विच इज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब आप देखोगे 12 महीने पहले का, 12 महीने पहले इंटरेस्ट रेट क्या था, वो सब चेंज हो जाता है। वो सब चेंज एक क्वार्टर में चेंज होता है यार। इट इज़ एक साल में तो जिंदगी चेंज हो जाती है। अब आप INR और USD का वो देख लो प्राइस, पिछले 2 क्वार्टर में जितना चेंज हुआ है, आज से 1 साल पहले का आप बैंकिंग का रिजल्ट उसके साथ कंपेयर करोगे, इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। करेक्ट। तो बहुत फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ये बहुत होता है कि 15-20 दिन में सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक क्वार्टर ऐसा आया जिसमें माइक्रो फाइनेंस में लॉस आने शुरू हो गए, तो पीपल आर स्टिल कंपेयरिंग इट विद YOY। करेक्ट। कि पिछले साल तो इतना प्रॉफिट था। अरे यार पिछले क्वार्टर को देखो पहले, उसके बाद इंक्रीमेंटल लोन बुक बन रहा है तुम्हारा। राइट। अब ये वाला जो क्वार्टर आया है, इसको आप पिछले क्वार्टर के साथ देखो, पिछले क्वार्टर कितना स्ट्रेस था, इस क्वार्टर कितना स्ट्रेस है, वेदर वो स्ट्रेस वो कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखो, रादर देन लुकिंग एट पिछले 4 क्वार्टर पहले क्या देखा था। सो पॉइंट इज आपको देखना पड़ेगा, हर चीज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नहीं देखनी और हर चीज़ YOY भी नहीं देखनी।
तो ये बहुत पर्टिनेंट मैं पॉइंट करना चाह रहा था कि बहुत लोग कई जगह पे ये मिस्टेक कर जाते हैं. ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है YOY, इंपॉर्टेंट है, बट QOQ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बैंक्स एंड NBFCs. जहाँ पर भी इंक्रीमेंटल बिजनेस होगा ना, वो ऐसे ही होगा. आई थिंक हमारे ऑडियंस के लिए बहुत टेक्निकल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर हमारी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में हमको बता रही है कि उनको बैंकिंग सेक्टर और डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में हमसे समझना है, तो केवल बैंकिंग सेक्टर वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकती है. तो हम विनीत जी के साथ ही वापस इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे. बट बिफोर वी एंड, विनीत जी, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो 2020 के बाद ही मार्केट्स में आए हैं, तो उन्होंने तो इतना बड़ा ड्रॉ डाउन होते हुए पहली बार देखा है शायद, तो उनके लिए आप क्या कहोगे टू बिल्ड दैट पेशेंस टू मेक श्योर कि वो ये मार्केट के बेरन को सर्वाइव कर जाए? सबसे पहले तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू द मार्केट्स, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर नहीं कर रहे हो, तो यू शुड हैव द स्टमक टू सी ए ड्रॉ डाउन ऑफ 60 to 70%. ओके. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव द स्टमक, स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन द पोर्टफोलियो लेवल 20% का. ओके. अगर आपका टॉप से 20% पोर्टफोलियो डाउन हो गया, आप चुपचाप एग्जिट कर जाओ. आपके पास स्टमक नहीं है नीचे देखने का, तो चुपचाप कैश पे आ जाओ. जब आपको लगे मार्केट ठीक हो गई है, तब लगाना शुरू करना. ओके. नंबर 1. एक मेथड. नंबर 2, डोंट पुट eggs in one basket. ओके. ठीक है. Contrary to your strategy. Contrary to my strategy, because if you have a good cash flow, then you can do it. And if you have the stomach also, I have the stomach to see 75% drawdown on my 100% portfolio. And if you have that stomach, and then you can do it. Point is, most of the people are very averse to losses. Right. तो वो चीज़ ज़रूर देखनी है. और दूसरी चीज़, अपने आप को ना हमेशा ऐसी सिचुएशन में रखो कि अगर मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूंगा. करेक्ट. आपके पास कुछ ना कुछ कैश अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए होना चाहिए, जो कि आप, हो सकता है कल को मार्केट ऐसी हो जाए कि 2 साल 3 साल तक रिटर्न ही ना बने, फिर आप क्या करेंगे. तो उस मामले में फिर आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए, सो दैट यू कैन रन योर हाउस. दैट्स द मेन थिंग. 3 पॉइंट्स है. एक तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया पोर्टफोलियो लेवल पे, अगर ड्रॉडाउन नहीं दे सकते तो. सेकंड इज ड्रॉडाउन देख पाओ. और तीसरा कुशन कैपिटल, जो अपने पूरे पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई थिंक विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की. थोड़ी जेनरिक नॉलेज भी थी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए थी, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी थी जो एस्ट्यूट इन्वेस्टर्स के लिए थी. तो मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड हमने ले लिया इसमें और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की. आई एम वेरी श्योर अगर लोगों को ये बैंकिंग सेक्टर वाला एंगल पसंद आया तो वो हमको रीच आउट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं. तो विल ट्राई टू डू वन मोर शूट विद विनीत जी एंड ट्राई टू डिस्कस बैंकिंग सेक्टर विद हिम. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस. थैंक यू.